तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21, एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। जो आप लोग मॉडर्न अप्रोच पढ़े हो वही चीजें यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा, बस कुछ टर्म्स अपने को समझने, राइट? ठीक है, थोड़ा सा टर्म्स समझने अपने को और प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ के इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे पहला टॉपिक्स क्या है हमारा? पहला टॉपिक्स क्या है? बैड डेट्स। क्या है फर्स्ट वन? बैड डेट्स मीन्स डेट से क्या बना हुआ है? डेट से क्या बना है? डेटर। डेट से क्या बना हुआ है? डेटर। डेटर किसको बोलते हैं? सप्लायर को। किसको? कस्टमर को। यस, सप्लायर नहीं ना, किसको? कस्टमर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कस्टमर को। और ऐसे कस्टमर जो हमारे क्या हो रखे हैं? बैड हो रखे हैं, मतलब पैसे को क्या कर दिए। कस्टमर अच्छे हो कौन से होते हैं? जो पैसा दे देते हैं, जो पैसा नहीं देते हैं। जो दे देते हैं सर वो अच्छे हैं, और जो नहीं पैसा दिए वो क्या हो गए? बैड हो गए। तो ये क्या बना है सर? बैड डेट्स, मतलब ऐसा लोन जो पैसा हमारा क्या हो गया है? डूब गया है। राइट, ठीक है। जो सीडी दी जाती है ना, इसीलिए दी जाती है कि हमारा बैड डेट सीडी क्या कर देता है। एक रीजन ये भी है, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट देने का लॉजिक क्या रहता है सर? बैड डेट्स उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है सर। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे सर? जैसे इसकी एंट्री क्या होगी बताइए आप लोग, मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करके। कि मान लो सर मिस्टर सोहन है, उसे 10,000 रुपए चाहिए और वो 10,000 रुपीज क्या कर दिया सर? बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स मतलब अब उससे मिलने का उम्मीद नहीं है, उससे पैसे मिलने का कोई उम्मीद नहीं है सर। राइट, तो क्या हो गया सर? इसमें दो लेजर कौन से आएंगे? एक सोहन अकाउंट आएगा सर, और दूसरा सर बैड डेट्स में आएगा। क्या आएगा? आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है और ये अकाउंट क्रेडिट क्यों। राइट सर, सोहन क्या है हमारा? मॉडर्न अप्रोच आप लोग पढ़े हो। सोहन अकाउंट क्या है? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस क्या है सर? असेट है। क्या है? असेट है सर। डेटर है, पैसा लेना है उससे, वो हमारे लिए क्या है? असेट है सर। ओके, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? वेरी गुड, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और बैड डेट्स क्या है बताओ? एक्सपेंस, लॉस, कुछ भी बोल सकते हो सर। लॉस है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है सर। दोनों डेबिट बैलेंस आ सकते हैं, यस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों डेबिट बैलेंस आ सकते हैं। फाइनल आंसर दोनों डेबिट या क्रेडिट नहीं हो सकता। अब बताओ, ये जो असेट था, ये बैड डेट्स होने की वजह से ये असेट इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? तो डिक्रीज हो गया, डूब गया सर पैसा। मतलब जिससे 10,000 मिलने की उम्मीद थी, अब वो उम्मीद खत्म हो गया सर। उतने से असेट क्या हो गया? कम हो गया। और बैड डेट्स लॉस हमारा बढ़ गया बिजनेस का या कम हो गया? बढ़ गया। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है सर? क्रेडिट। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। मतलब बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये तो बात रही सर कितने से? 10,000 से। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 10,000 चाहिए था, लेकिन उसने 4 दिया और 6 डूब गया सर। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर? एक और हो जाएगा सर, यहाँ बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट, असेट, डेबिट बैलेंस बढ़ गया सर, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा सर? 4,000 मान लो हमें मिला है तो 4,000 डेबिट हो जाएगा। पैसा डूब कितना गया सर? 6,000 सर। डेटर कितने से कम हो गया हमारे बिजनेस से? तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू सोहन अकाउंट 10,000। राइट, देखिए यहां लिखा हुआ है सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब, इंसॉल्वेंट मतलब तो दिवालिया घोषित हो गया। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब
दिवालिया घोषित हो गया। सर क्या होता है दिवालिया? अक्सर ये बैंकरप्ट हो गया सर। अक्सर ये लाइन बोला जाता है कि भाई दिवाली में हमारा दिवाला निकल गया। जो दिवाली में खेलते हैं सट्टेबाजी कार्ड वार्ड, हार जाते हैं तो क्या बोलते हैं, इस दिवाली में मेरा क्या हो गया, दिवाला निकल गया। सब बैंकरप्ट मतलब अ सिचुएशन वेयर द लाइबिलिटी इज मोर देन असेट। सर असेट से ज्यादा आपके पास क्या है असेट में, लाइबिलिटीज है। और आप पूरे तरीके से थक चुके हैं, मतलब कोई उम्मीद की किरण नहीं है कि अब आप अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओगे। तो आप क्या करते हो सर, हमेशा आपके आंख खुलने से पहले तो किसका फोन आ जाता है सर, जो भी लाइबिलिटीज होल्डर है उनके फोन वगैरह। ऑफिसेस आप लोग शायद देखे हो नहीं देखे हो, मैंने रियल सिचुएशन देखा है सर। ऑफिस जाते हैं ओनर लोग, उसके पहले बैंक में फाइनेंशियल लोग क्या रहते हैं, इंतजार करते हैं, मेरा पैसा पहले दीजिए मेरा। आप कौन से बैंक से हैं, अच्छा आईसीआईसी बैंक, अरे यार मैं तो एचडीएफसी बैंक से, मेरा 12 करोड़ का लोन है, इनके यहाँ से अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, मेरा 5 करोड़। सर वो सर पे चढ़े रहते हैं फाइनेंशियल लोग, मतलब जितना प्यार से लोन देते हैं उतने ही प्यार से लोन निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो आदमी परेशान हो जाता है, वो कहां चला जाता है। अच्छा यहाँ जो लिखा है, रिसीड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन अ रूपी। इन द रूपी मतलब सर 60 पैसे इन द रूपी मतलब 1 रुपए के बेटे 60 मतलब 60% पैसा मिला, 40% पैसा क्या हो गया, डूब गया। इतना समझ में आ रहा है ना। एक बच्चे ने 9,999 रुपए 60 पैसे की नहीं 60 पैसे की एंट्री किया था रिसीट का, और 9,999 रुपए 40 पैसे को बैड डेट्स में डाल दिया था। ये सर 60 पैसे इन अ रूपी मतलब 1 रुपए चाहिए तो कितना मिला, 60 पैसे मिला, मतलब 60% मिले। कितने मिले सर, 60% मिले, 40 डूब गए। सर हमको दो टर्म समझना है, एक ऑफिशियल रिसीवर क्या होता है ये समझना है, और ये इनसॉल्वेंट क्या होता है ये समझना है अच्छे से पहले। तो जब व्यक्ति इनसॉल्वेंट हो जाता है मतलब लाइबिलिटी ज्यादा हो गया, असेट कम हो गया, ये अपने आप को ले जाके कोर्ट में सरेंडर कर देता है कि सर मेरे फर्म को बैंकरप्ट घोषित किया जाए, मैं पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं। कोर्ट उस चीज का छानबीन करता है, सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए उस फर्म को क्या डिक्लेयर कर देता है, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है, और उसके सारे असेट और लाइबिलिटी को अपने कस्टडी में लेता है। और एक लिक्विडेशन प्रोसेस होता है, उसके तहत वो क्या करता है सर, सारे असेट को पहले बेचता है, ऑक्शन करता है, उससे जो भी रिकवरी होती है उसको पे ऑफ करता है। तो जिस बंदे को वो अपॉइंट करता है ये काम करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर। क्या बोलते हैं, तो जो कोर्ट जिसको हायर कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल रिसीवर। तो उस ऑफिशियल रिसीवर से मुझे 1 रुपए चाहिए था, मतलब सोहन से 1 रुपए चाहिए था, लेकिन उसके ऑफिशियल रिसीवर ने बोला 60 पैसे ही मिल पाएंगे, क्योंकि अगर आपका चांस आएगा, नंबर आएगा तो मिलेगा, अगर नंबर नहीं आया उस लिक्विडेशन प्रोसेस में तो आपके पैसे वहां से नहीं मिलेंगे, और आपके पास कोई अधिकार भी नहीं है कि आप जाके सोहन को कुछ बोल पाए, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या हो चुका है, सरेंडर हो चुका है। अब आपको जो भी बातचीत करनी हो किससे बात करनी होगी, ऑफिशियल। तो हमको 60 पैसे इन द रूपी मिला, मतलब 10,000 रुपए में कितना पैसा मिला सर, 6,000 रुपए, और 4,000 रुपए क्या हो गए, डूब गए सर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू सोहन अकाउंट 10। क्लियर है सबको बैड डेट्स की एंट्री, क्लियर है सबको। सेकेंड पॉइंट, अगर आप लोग को लिखना है अपने बुक में तो यहाँ इसकी एंट्री सिंपली लिख सकते हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। क्या एंट्री होगी सर, बैड डेट्स अकाउंट, थोड़ा फास्ट लिखेंगे जिनको लिखना होगा, टू डेटर अकाउंट। क्या होता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सारे लोग,
सेकेंड पॉइंट इज बैड डेट्स रिकवर। तो मान लो उस बंदे की लॉटरी वगैरह लग गई या इन फ्यूचर में उसका सिचुएशन अच्छा हो गया और वो बिलोंग करता था हरीशचंद फैमिली से, उसको अच्छा नहीं लगा कि यार मैं लोगों का पैसा डुबा दिया। वो क्या बोला कि चलो यार सोहन के पैसे हमने जो डुबाया है उसको वापस कर दे। सोहन ने क्या कर दिया सर, पैसे को आके, जबकि चाहता तो वो नहीं करता सर, चाहता तो वो नहीं करता, लेकिन उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया। हाउ मच सर, क्या एंट्री होगी सोच के बताइए। सोहन ने 4000 रुपीज आपको वापस कर दिया, क्या एंट्री होगी सोच के बताइए। क्या एंट्री होगी सर? एक तो कैश या बैंक देगा, मान लो बैंक चेक के थ्रू दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा इतनी चीज समझता हूँ आप लोग कि अगर कैश दिया तो बैंक की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लेना है, कैश अकाउंट यूज कर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सोहन होगा, सोहन अकाउंट नहीं होगा। सोहन ने दिया है तो किसको क्रेडिट करेंगे, यस सर, सोहन का अकाउंट तो हमने 10,000 क्रेडिट करके क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब अगर हम सोहन को कर देंगे तो ये हमारे ऊपर लाइबिलिटीज आ जाएगी, उसका क्रेडिट बैलेंस दिखना चालू हो जाएगा, सोहन का नाम नहीं आएगा सर। क्या आएगा सर, जो लॉस मान रखे हैं वो लॉस नहीं रहा, अब उसको इनकम मानना पड़ेगा, तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हो जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 4,000। ध्यान रखिएगा बहुत लोग यहाँ पे सोहन अकाउंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सोहन अकाउंट। सोहन अकाउंट नहीं करना है सर, सोहन का ऑलरेडी हमने पहले वाले एंट्री में उसके लेजर को क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, राइट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सर ये बैंक क्यों डेबिट हुआ, असेट है, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया, राइट। क्लियर है। लास्ट में लिखने भी दे दूंगा, वहां पे लिखते जा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आपको मिल जाएगा, लिखो पहले समझ लेते हैं फटाफट। थर्ड नंबर आ जाइए, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूजेस। सर ये तो सिंपल एंट्री है, सिंपल है, लेकिन बहुत लोग ड्राइंग्स को क्या मान लेते हैं सर, एक्सपेंस। एंट्री सही करते हैं सर, ड्राइंग्स एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट, लेकिन ऐसा नहीं है सर। ड्राइंग किसका अकाउंट है सर, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सर एंट्री कई बार हम सही कर लेते हैं इसका, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा गलत लगा देते हैं सर। सर क्या लॉजिक लगेगा इसमें, ड्राइंग्स डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल है, ओनर का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, ओनर का अकाउंट। कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सर ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सर ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस जब डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, इसका ये लॉजिक है। ड्राइंग को डेबिट करने का लॉजिक ये है, ना कि एक्सपेंस, ठीक है। टू कैश और बैंक अकाउंट, ये तो ऑलरेडी आपको समझ में आता है, असेट है, ठीक है, कैश एंड बैंक, डेबिट बैलेंस डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो कैश विदड्रॉन फॉर ओनर, जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, ड्राइंग्स अकाउंट, जो कि किसका अकाउंट है, ओनर का अकाउंट। अब ये आ गया आप लोग का पसंदीदा टॉपिक, दैट इज द, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अकाउंटिंग डिस्कस नहीं किए थे, जो अभी हम लोग करेंगे। सर डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। देखते कितना आप लोगों को ध्यान है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, बल्क क्वांटिटी में या बल्क वैल्यू में कोई चीज खरीदते हैं
उसकी वजह से हमें जो कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट सर अगर पेमेंट अपन कर देते हैं ड्यू डेट से पहले, उसकी वजह से कोई डिस्काउंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कैश। अब अकाउंटिंग कैसे करनी है सर, देखिए क्या लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री इज डन ऑन द नेट बेसिस। सर व्हाट इज द नेट बेसिस, मतलब सर डिस्काउंट माइनस करने के बाद की वैल्यू से एंट्री करेंगे। जैसे 100 रुपए कोई गुड्स है, 10% टीडी मिला है, तो हम एंट्री हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, 90 से। और टीडी का नामो निशान नहीं आएगा क्वेश्चन में, टीडी अकाउंट इज नॉट ओपन। इसका लॉजिक भी आपको बताऊंगा क्यों नहीं आएगा, ऐसा रूल्स क्यों बना हुआ है। और एक होता है सर सीडी, जिसकी एंट्री किस पे की जाती है सर, ग्रॉस। अब इसकी एंट्री सर 100 रुपए मान लो का गुड्स लिया, 10% मिल गया अपने को, सीडी 10। तो 100 रुपए का गुड्स, 10 रुपीज का सीडी से, तो 90 रुपीज। तो दोनों सेम चीज है, लेकिन यहां पे हम एंट्री कहां से स्टार्ट करेंगे, 100 से। मान लो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो 100 से परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और 10 रुपीज से सीडी को क्रेडिट करेंगे। ये हमारे लिए इनकम, हमें डिस्काउंट मिला है, राइट। लेकिन इस केस में परचेज को 90 से करेंगे सर, और टीडी का लेजर कहीं भी ओपन नहीं आएगा। सर दोनों का ना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट एक ही आएगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपए खर्च, 90 रुपए ही खर्च मान रहे हैं, डायरेक्ट 90 रुपए, और यहाँ खर्चे मान रहे हैं 100 रुपए, लेकिन 10 रुपए इनकम मान ले रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन उठता है सर ऐसा नियम क्यों बना है और कहाँ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ये समझने वाली चीज है कि टीडी को नेट बेसिस पे करना है, सीडी को ग्रॉस बेसिस। किसी को पता है इसमें से, टीडी को नेट बेसिस पे क्यों किया जाता है और सीडी को ग्रॉस बेसिस पे क्यों? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका AS9, क्या नाम है सर, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पता है ना, कई बार बताया आप लोग को, नहीं इस बैच में नहीं बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता नहीं है आप लोग को, किसी को नहीं पता। अरे 11th में चैप्टर नंबर 3 भी है समथिंग कुछ, मुझे याद है जब मैं 11th पढ़, हाँ मतलब नाम अलग हो गया, चीजें एक ही। अब बता ही दो, इतना जानते हो तो बताओ थोड़ा सा क्या होता है इंड एस वगैरह। सर ये क्या है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर जैसे अगर आप यहाँ सब्जी मार्केट कहाँ लगता है, आसपास तगनिया बाजार लगता है, ठीक है। आप यहाँ सब्जी लेने गए, बोले भैया 2 लीटर आलू, 3 मीटर टमाटर, 4 किलो नींबू और 100 लीटर खीरा। क्या करेगा आपके ऊपर, मतलब चाहे जितनी भीड़ रहेगी वो आपके ऊपर अटेंशन देगा, बोलेगा ये कहाँ से एलियन आ गया है। ये दो जगह, या तो इसको कोरोना का शौक अभी तक उतरा नहीं है, और या तो दूसरा सर ये डायरेक्ट अमृतालय, मतलब कहाँ से आ रखा है सर, लाखे नगर चौक जहां अमृत बढ़ता है, वहां से डायरेक्ट अमृत पिया है और डायरेक्ट यही प्रकट हो गया, अमृत का सेवन ज्यादा कर लिया इसका, राइट। क्लियर है सर क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि सर सॉलिड थिंग्स का मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड क्या बना है, केजी बनाया है। अब टमाटर को केजी में आपको मांगना है, आलू को केजी में मांगना है, उसी तरीके से सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या है, अकाउंटिंग। सारे अकाउंटेंट एक जैसा अकाउंटिंग करें, उसके लिए क्या बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर, 32 अकाउंटिंग। सर ये है क्या, ये गाइडलाइंस है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करना है। सर ये बनाए क्यों जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर मिसलीड ना हो। जैसे मान लो आज आपको 2 लाख रुपए या 5 लाख या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं शेयर मार्केट में, आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक टाटा आ रहा है, एक रिलायंस आ रहा है। आप क्या देखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के इन्वेस्ट करोगे, लेकिन ये अपने नियम से बना रहा है, ये अपने नियम से बना रहा है, तो आप कभी भी कंपेयर कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक ही स्टैंडर्ड, सारे एक ही अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन से बनाएंगे तो कंपेयर कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते सर, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, राइट।
इसलिए 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया में बना हुआ है। कितने स्टैंडर्ड सर? 32। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हमें करता है। जैसे AS1 है, वो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। वो बताता है कि अगर आप अपने बिजनेस में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हो उसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। फिर उसी तरीके से AS2 है, वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक की वैल्यूएशन जो अपन करते हैं ना। मतलब जाने अनजाने में हम बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट में अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं। उसमें आप जो लीफो फीफो मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, एवरेज मेथड, स्टॉक वैल्यूएशन का, वो कौन बताता है सर? AS2 बताता है। AS3 जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे 12th में, वो AS3 बताया। उसका फॉर्मेट जो दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये कौन बताया है सर? ये AS3 ने फॉर्मेट दिया है। उसी तरीके से AS9 है, वो किस पे बात करता है? अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कितनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना। वो ये बताता है कि जो TD होता है, कि हम 100 रुपए का सामान दिए, 10 रुपए का डिस्काउंट देके 90 रुपीज, तो ये बोलता है ना कि ये जो तुम डिस्काउंट दे रहे हो 10 रुपए, ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो। एक्चुअल में आपके स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए, सॉरी 90 रुपए। कितनी है सर? 90। ये तो आपने 100 बढ़ाया और 10 रुपए का क्या दे दिया उसको? डिस्काउंट देके 90 रुपीज। इसलिए ये शो करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल वैल्यू आपकी 90 है और आपको 90 दिखाना है। लेकिन CD जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है 100 रुपए, 10 रुपए, 90 रुपीज। वो बोलता है एक्चुअल में आपके गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। वो तो मजबूरी, बस आपको पेमेंट की जल्दी जरूरत थी, उसकी वजह से आपको डिस्काउंट देना पड़ गया, लेकिन एक्चुअल में आपके स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? उसने एक लॉजिक बताया, बोला कि अगर ट्रांजेक्शन के टाइम डिस्काउंट पता चल जाए तो उस डिस्काउंट को अकाउंट फॉर नहीं करना है। ट्रांजेक्शन के टाइम अगर डिस्काउंट, तो ये हमें TD ट्रांजेक्शन टाइम पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है? तो पता चल जाता है सर। आप 10 केजी, जैसे विशाल मेगामार्ट बोलता है कि 10,000 का गुड्स खरीदो तो आपको 10 केजी शुगर फ्री मिलेगा, तो जब आप अगर आप 10,000 का गुड्स खरीदते हो, एंट्री के टाइम उसको पता चल जाएगा नहीं सामने वाला 10,000 का गुड्स खरीदा कि नहीं खरीदा, तो इसलिए नेट ऑफ बेसिस पे एंट्री करेगा। लेकिन CD अगर हम बोल दे कि अगर आप 3 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 5%, 10%, तो CD केसेस में, हर केसेस में हमें तुरंत डिस्काउंट पता नहीं चल पाता। इसलिए टैली बोलता है, अकाउंटिंग बोलता है AS9 कि आपको इसको किस पे रिकॉर्ड करना है? ग्रॉस बेसिस। आपको फील अंदर से नहीं हो रहा है कि ये CD जो 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए डिस्काउंट, 90 रुपए, ये सामान की एक्चुअल वैल्यू कितनी फील हो रही है? यहाँ पे 90 फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में 100 रुपए का है सर। सारी बात समझ में? लेकिन मजबूरी बस पेमेंट हमें जल्दी चाहिए, उसकी वजह से 90 रुपीज। सारी बात समझ में? इसलिए इसको ग्रॉस बेसिस पे CD को करना है और TD को नेट बेसिस पे किया जाता है। ओके सर। और सर जब हम नेट बेसिस पे करेंगे इसलिए TD का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, और ग्रॉस बेसिस पे करेंगे तो CD का अकाउंट ओपन होगा। अब एक क्वेश्चन आता है सर कि मान लो क्वेश्चन में TD भी लिखा हुआ है और CD भी दिया है, राइट? जैसे इसमें है, क्वेश्चन से देख लेते हैं। सर, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 40,000 at 10% TD and 5% CD. Amount was paid at the time of purchase itself. मतलब सर हमें TD भी मिला और CD भी मिला। आप लोगों में से कोई बता सकता है कितना इसमें TD कैलकुलेट होगा और कितना CD कैलकुलेट होगा? आपका 10% 4,000 आपका TD होगा। वेरी गुड। और 36 पे 5%, 1800 रुपए। 1800। वेरी गुड। सर कैसे? बहुत लोग क्या करते हैं सर, 10% TD 4,000 और 5% CD 2,000 कैलकुलेट कर देते हैं। सर CD हमेशा ना जितना पेमेंट किया जाता है उतने पे ही मिलता है। तो ये बताओ हमें पेमेंट 40 करना है या TD माइनस करके 36 करना है? सर 36 करना है। अगर मान लो क्वेश्चन में रहता है कि हमने 50% ही पे किया तो 18,000 पे CD कैलकुलेट करते। कितने कैलकुलेट करते सर? 18,000। अगर हम ये क्वेश्चन में रहता कि इसने 50% कैश पेड कर दिया, तो 50% कैश पेड किया तो 50%, मतलब सिंपल सा इसका लॉजिक है, CD का जितना पेमेंट करने जा रहे हैं उतने पे ही CD कैलकुलेट होगा। आ रही बात समझ में? तो सर CD कितने पे कैलकुलेट होगा? सर 36,000 पे।
और जब भी ये 5% का लोचा आ जाए, जैसे 36,000 का कितना होगा, 5% कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, तो सबसे पहले 10% माइंड में कैलकुलेट किया करो। 10% कितना हो जाएगा, 3,600। उसी का तुरंत क्या कर दिया करो, हाँ 1800। तो आप लोग क्लियर हो गए सर। 4,000 टीडी आ जाएगा 40,000 का, और सीडी कितना आ जाएगा सर, 18, राइट। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, आप लोग बताओ, इसकी एंट्री कैसे करेंगे सर? परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा 36,000। सर? डिस्काउंट हम दे रहे हैं या डिस्काउंट मिल रहा है सर? मिल, परचेज टाइम मिलता है, सेल के टाइम हम डिस्काउंट किसी को देते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा सर, हमने बताया था टीडी माइनस करने के बाद हमेशा एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर 36 टू कैश अकाउंट, टू कैश डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए डिस्काउंट की दो एंट्री बनती है सर, कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये इनकम है सर। क्या है ये, इनकम। सर इनकम कितना हो गया 1800। तो सर पेमेंट कितना करेंगे 34,200। परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 टू कैश अकाउंट 34,200 टू कैश डिस्काउंट रिसिव्ड, कैश डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट 1,800। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया सर? सीडी हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, जितना हम पेमेंट करने जाते हैं उस पे। पेमेंट कितना करना है सर, 36,000, राइट। ये लिखने की जरूरत नहीं, आराम से लिखने की दूंगा। ये आराम से, इसमें एक हैंड टूल्स है जिसमें मैं ऐसे ऊपर करते जाऊंगा, आप लोग प्यार से लिखते चले जाना, ठीक है, आराम से इसको। या तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में ऐसे ऐसे करते जाऊंगा धीरे धीरे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वीडियो को पॉज करके आराम से, वो ज्यादा स्मार्ट तरीका होता है। परचेज अकाउंट डेबिट 36,000। थोड़ा सा इन सब चीजों को, ये सब मिस्टेक को अवॉइड करिएगा। डिजाइनर को डेबिट क्रेडिट का ज्ञान नहीं था कि डेबिट की लाइन किधर होती, क्रेडिट किधर, वो सब एक ही लाइन में समेट दिया है, राइट। तो फॉर 34,200 किधर करना है सर, क्रेडिट साइड, है ना, इसको एक ही लाइन में नहीं करना, 34,200 और कैश डिस्काउंट। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। क्या लिखा हुआ है, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। सर हमारे बिजनेस में गुड्स कब जाता है, नॉर्मली कब जाता है सर? जब हम उसको सेल करते हैं, जब उसको हम लोग सेल करते हैं तो एंट्री क्या कर देते हैं सर, कैश में सेल हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट में सेल हो रहा है तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स को। लेकिन सर उसके अलावा कब कब हमारे बिजनेस से गुड्स जा सकता है, सोच के बताओ। अच्छा गुड्स मतलब समझते हो ना आप लोग, तो जिस चीज का अपन बिजनेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है। तो बताइए कि किस किस केसेस में गुड्स हमारे बिजनेस से जाता है अदर देन सेल्स। बोलो बोलो बोलो, हाँ वेरी गुड सर। डोनेशन, देखो कितने अच्छे, आत्माओं की अच्छी निशानी सर, दान दे दिए। और जो थोड़ा सा निकृष्ट टाइप रहते हैं, पहला वर्ड निकलता है सर, चोरी हो गई गुड्स। सर ये भी एक एग्जांपल है, गुड्स चोरी हो गई। लेकिन पहले दिमाग में क्या आना चाहिए सर, दान दे दिए गुड्स को, है ना। फिर उसके बाद सर चोरी भी हो गई सर, गुड्स लॉस्ट हो गया, गुड्स एक्सपायर्ड हो गया। सारी बात समझ में? तो इन सब केसेस में गुड्स हमारे बिजनेस से चला जाता है लेकिन एक्चुअल वो सेल नहीं रहता है। इसीलिए हम सेल अकाउंट की जगह पे, जैसे सेल करते तो क्या एंट्री करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स की जगह पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। क्या यूज करेंगे सर, परचेज। सर क्यों सर, इतनी बड़ी जाति क्यों सर? क्योंकि गुड्स गुड्स नहीं रहा। गुड्स किसको बोलते हैं, जिसको खरीदते हैं बेचने के लिए। लेकिन आप बेचे कि दान दे दिए सर, दान दे दिए, तो उसको परचेज वर्ड बोलना अच्छा लगेगा? जब आप गुड्स खरीदे थे उसे परचेज वर्ड नाम देना चाहिए आपको, नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने डोनेट कर दिया गुड्स को। क्या कर दिया, डोनेट, मतलब सेल नहीं किया सर।
मतलब गुड्स का नेचर गुड्स नहीं रहा, इसलिए अगर परचेज अकाउंट डेबिट किए हो तो उसका नेचर को हटाने के लिए परचेज अकाउंट क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और डोनेट किया है वो एक खर्चा है तो डोनेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सर ये हो क्या रहा है, हम परचेज अकाउंट की जगह पे डोनेशन अकाउंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, डोनेशन। समझ पा रहे हो इतनी बात, जो अभी तक हमने एंट्री किया था गुड्स खरीदते समय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश पहले में भी क्रेडिट था, इसमें भी क्रेडिट हो रहे हैं, तो कैश को छेड़ना नहीं है। सब परचेज की जगह पे क्या लिख देना है, डोनेशन। और परचेज को जो डेबिट किया उसको परचेज को क्या कर देना है, क्रेडिट। तो परचेज हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या नाम आ जाएगा, डोनेशन। समझ पा रहे हो बात को, इसलिए लिखा है परचेज अकाउंट विल बी ओपन इन इंस्टीड ऑफ सेल्स अकाउंट। अच्छा ठीक है, मान लो आपका जो है ग्रोसरी का शॉप है, आपने पार्ले जी बिस्किट क्या कर दिया, 10 पैकेट दान दे दिया। आप पार्ले जी बिस्किट 4 रुपए पैकेट खरीदते हो और 5 रुपए में बेचते हो, उसकी सेल वैल्यू है 50 रुपए। आपने कितने का दान दिया, 50 या 40, 40 का दान हमेशा। या मान लो पार्ले जी बिस्किट चूहा खा गया 10 पैकेट, तो आप कितने का नुकसान समझोगे, 40 का या 50 का। 40 रुपए में तो हम फिर खरीद लेंगे ना, वो तो बेचने की वैल्यू 50 है। इसलिए इसको ट्रांजेक्शन को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो सेल नहीं हो रहा है। सेल का फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल का फॉर्मूला है, यहां सेल नहीं हो रहा है, हमेशा ट्रांजेक्शन किस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। अब देखिए गुड्स कॉस्टिंग, देखो मैंने भी एग्जांपल क्या लिया है, ₹500 गिवन एज एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। टू थोड़ा सा इधर लिखा जाता है ना, पैराग्राफ चेंज करके, नॉन कॉमर्स वाले ध्यान रखिएगा। और ये वाली लाइन इधर आनी चाहिए, ये सब थोड़ी सी डिजाइनिंग मिस्टेक है सर। आ रही बात समझ में, बन जाएगी इसकी एंट्री। ठीक है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, उसी प्रजाति का एक क्वेश्चन ये भी है सर, क्या है, गुड्स यूज टू मेक एन, तो गुड्स का यूज हम असेट बनाने में करते हैं। कैसे, मान लो बलदेव फर्नीचर बोल के हमारा फर्नीचर का शोरूम, और उसमें से एक फर्नीचर टेबल बहुत अच्छा आया, और उस टेबल को हम बेचने के तो खरीदे थे लेकिन बेचे नहीं, उसको अपने ऑफिस यूज के लिए रख लिए। आ रही बात समझ, तो अब वो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स रहेगा या असेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा। या ऐसे बोलो सर, हमारा कंप्यूटर्स का शॉप है जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स असेंबल करके बेचते हैं, तो जो उसके पार्ट्स थे, उस पार्ट से हमने एक कंप्यूटर बनाया और उस कंप्यूटर को ऑफिस यूज के लिए रख लिया, तो वो जो पार्ट्स था, गुड्स था, वो किस में बदल गया, असेट में बदल गया। उसको क्या बोलते हैं, गुड्स यूज टू मेक एन असेट। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या एंट्री हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कौन सी वैल्यू पे होगा सर, कॉस्ट प्राइस पे होगा। कौन सी वैल्यू पे होगा, कॉस्ट प्राइस। देखिए लिखा है फर्नीचर शॉप हैज यूज टेबल फॉर इट्स ऑफिस यूज, कॉस्ट ऑफ द टेबल इज 10,000 एंड सेल प्राइस इज 12,000। एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर है सबको, फिर नेक्स्ट आता है आपका परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो दो चीज सीखेंगे इसमें, एक परचेज ऑफ फिक्स असेट सीखेंगे और दूसरा सेल ऑफ फिक्स असेट सीखेंगे। राइट सर, पहले परचेज ऑफ फिक्स असेट की एंट्री क्या होगी, कोई फिक्स, वेरी गुड सर। असेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या टू पार्टी। सर इसमें स्पेशल बात क्या रहा, इसमें स्पेशल बात ये रहा कि बहुत लोग परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं। असेट परचेज लिखा रहता है, परचेज असेट या परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज दिस अमाउंट, लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आर बैंक अकाउंट। सर गुड्स के अलावा कुछ भी चीज अगर आप खरीदते हो, स्टेशनरी खरीदते हो, असेट खरीदते, कुछ भी खरीदते हो, या गुड्स के अलावा कुछ भी बेचते हो, तो परचेज सेल्स वर्ड यूज नहीं होगा सर। गुड्स के केस में ही परचेज सेल्स वर्ड यूज होगा।
तो अगर हम असेट परचेज करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे सर, असेट अकाउंट डेबिट करेंगे। ओके सर, समझ में आ गया सर। परचेज ऑफ असेट में हमें परचेज अकाउंट डेबिट ना करके क्या करना है, असेट अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सर ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो जब असेट सेल करते हैं तो क्या एंट्री कर, अच्छा गुड्स जब सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, 7 कैश अकाउंट डेबिट टू, हम लोग कॉन्सेप्ट किसका सीख रहे हैं सर, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट का। तो जब गुड्स बेचते हैं तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब असेट बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट। सर यही होना चाहिए तो लॉजिकल, लेकिन अगर सर यही होता तो क्या ये स्पेशल पॉइंट में आता। सर इसकी एंट्री क्या होती है इसकी एंट्री होती है कैश या बैंक या पार्टी। इतनी बात तो समझते हो ना आप लोग, इतना तो कॉमन सेंस है ना। ठीक है, अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं इफ एनी, कोई जरूरी नहीं है कि ये हो, टू असेट अकाउंट टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट, इसमें भी हम लोग लिख देते हैं इफ एनी, अगर होगा तो। सर या तो असेट, सर या तो ये होगा या ये होगा, या एक और हो सकता है, ना तो ये हो सर और ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सर इसमें लॉस एंड गेन भी निकालेंगे। गुड्स कभी सेल करते समय आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है किसी भी क्वेश्चन में, जब आप गुड्स बेचते हो तो प्रॉफिट, सर नहीं सर, क्यों नहीं निकालते आप लोग, या इसमें क्यों निकाल रहे हो सर। सर क्योंकि गुड्स हमारा अरे रोशन बेटा खिड़की बंद कर दो, मैं बोल रहा हूँ एसी या चिल्ड क्यों नहीं कर रहे। सर गुड्स निकालते समय, गुड्स बेचने के लिए हमारा ये रेगुलर काम है गुड्स का बेचना। सर उसी के लिए तो एक प्यारा सा स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ये असेट बेचना हमारा रेगुलर काम है क्या। तो एक लॉजिक था, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड टाटा, दोनों सारी चीजें सेम है। इसमें टाटा का 10 लाख रुपए प्रॉफिट दिख रहा है और रिलायंस का भी 10 लाख दिख रहा है, या रिलायंस का दिख रहा है 12 लाख रुपए। मान लो आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे, रिलायंस में करेंगे सर। हम थोड़ी नहीं चले जाएंगे रतन टाटा इज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन या दिस 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 दैट, इसमें नहीं सर। हम किस में चले जाएंगे, प्रॉफिट के नाम पे हम लोग डायरेक्ट चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं सर, इमोशन को मार के। ठीक, तो सर किस पे चले जाएंगे सर, रिलायंस। लेकिन अगर आपको बाद में पता चले कि ये मोटा भाई जो 12 लाख कमाया है, इसमें 6 लाख रुपए असेट बेच के कमाया है, और ये जो 10 लाख कमाया है ये गुड्स बेच के कमाया है, मतलब ये एक्चुअल में कितना कमाया है सर, 6 लाख। मोटा भाई कितना कमाया सर, 6 लाख रुपए। सर ये जो असेट बेचा, क्या हर साल असेट बेच के कमाएगा क्या। अब बताओ किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था आपको, सर टाटा में करना। क्या इन्वेस्टर मिसलीड हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए एक रूल्स बना क्या, कि गुड्स के अलावा अगर कोई भी चीज बेच के आप प्रॉफिट एंड लॉस कमा रहे हैं तो उसको सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। इसलिए जब भी गुड्स के अलावा कोई चीज बेचते खरीदते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और इसको सेपरेटली शो किया जाता है कि इन्वेस्टर देख ले खुली आंखों से कि अच्छा ये 12 में से 6 जो है वो क्या है, गुड्स के अलावा कोई प्रॉफिट लॉस है, तो वो मिसलीड ना हो। इसलिए असेट जब बेचते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड मतलब गेन एंड। सर ये बात तो समझ में आ गई क्यों कैलकुलेट करते हैं। अब समझना है कैसे कैलकुलेट किया जाता। सर कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप लोग बताओ।
अच्छा ये समझ में आ गया ना क्यों हम लोग कैलकुलेट एंट्री कर रहे हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, समझ गए? क्योंकि सर इसको सेपरेटली हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। ठीक, अब आता है सर वाई, मतलब ये कैसे कैलकुलेट या हाउ टू कैलकुलेट। हाउ टू, कोई भी डाउन वैल्यू के हिसाब से। वेरी गुड सर। रिटन डाउन वैल्यू की जगह पे प्रॉपर वर्ड क्या यूज करें सर? हम असेट की बुक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे सर? बुक वैल्यू। तो क्या उसको बोलते हैं सर? बुक वैल्यू मतलब, बुक वैल्यू मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये आपकी बुक है सर। इस बैलेंस शीट में जो आप फिक्स असेट की वैल्यू लिखते हो इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। ओके सर। सर यहाँ कैसे लिखा जाता है फिक्स असेट? सर असेट लेस टोटल डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यहाँ इनर कॉलम में फिक्स असेट की वैल्यू और यहाँ पे लेस करके डेफ्रिस टोटल डेफ्रिसिएशन, ऐसे ही लिखते हो ना, और यहाँ पे आउटर कॉलम में डेफ्रिसिएशन करने के बाद दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। तो मान लो 2 लाख का सेट है, 50,000 डेप्रिसिएशन कर चुका है तो यहाँ 1.5 लाख लिखेंगे। सर 2 लाख इज कॉल्ड योर कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं 2 लाख रुपए को? कॉस्ट प्राइस। एंड 1,50,000 इज कॉल्ड योर बुक वैल्यू। सर इसका नाम बुक वैल्यू इसलिए पड़ा है कि आज के डेट पे हमारे इस असेट की बुक वैल्यू मतलब हमारे बिजनेस के हिसाब से इसकी वैल्यू 1,50,000 है। तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस मतलब गेन एंड लॉस जो निकाला जाता है उसको कंपेयर किया जाता है बुक वैल्यू को किसके साथ? सेल प्राइस के साथ। मान लो आपका वो असेट आपके बुक वैल्यू में के हिसाब से 1.5 लाख रुपए है, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में सर? 1,80,000। बहुत बच्चे बोलते हैं सर सेकेंड हैंड असेट बेच के प्रॉफिट कहां से कमा लेंगे? सर कमा सकते हैं। मान लो बुक वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, हमने OLX में बेच दिया कितना? 1 लाख। मान लो इस असेट की कॉस्ट प्राइस 10 लाख रुपए थी, मान लेते हैं सर, लेकिन यूज करते 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 1.5 लाख रुपए उसकी बुक वैल्यू हो गई, हमने उसको बेच दिया 1,80,000 में। सर 10 लाख की असेट एक 180 में बिक सकती नहीं बिक सकती? तो बिक सकती है। सो 30,000 रुपए क्या हो गया हमारा? गेन हो गया। क्या हो गया? तो हमें वैसे ही निकालना है सर, बुक वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसे कंपेयर करना है सेल प्राइस से। इफ द बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेल्स प्राइस देयर विल बी लॉस, एंड इफ द सेल प्राइस इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू देयर विल बी गेन। राइट सर। बुक वैल्यू का फॉर्मूला एक बार लिख दीजिए यहाँ पे। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू मतलब, बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, या उसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है ये बाद में सीखेंगे। ये DEPN मतलब डेप्रिसिएशन का शॉर्टकट। कॉस्ट प्राइस लिखने की जरूरत नहीं, आराम से घर पे लिख लेना, इसका मैं वीडियो लास्ट में दिख जाएगा। कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाता है हमारा? बुक वैल्यू। इसको कंपेयर करना है आपको सेल प्राइस से। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट कर देना है, लॉस हुआ तो डेबिट कर देना। क्लियर है आपको? एक चीज और है सर, ये जो असेट, ये जो असेट की वैल्यू जो चाहे वो लॉस में बिके गेन में बिके, नो प्रॉफिट नो लॉस में बिके, ये असेट हमेशा क्रेडिट होता है कौन सी वैल्यू से सर? तभी तो इसका लेजर क्लोज होगा ना। असेट कोई है आपके पास, आप उसको बेच दिए, मतलब अब आज के डेट में असेट है क्या? नहीं है सर। उसके लेजर को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? हमेशा क्रेडिट किससे करेंगे? बुक में। सर एक एग्जांपल ले लेके, चलिए ले लेते हैं। मान लो हमारा एक असेट है जिसकी CP मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है सर? 2 लाख। उसकी बुक वैल्यू कितनी है सर? 1,50,000। सेल प्राइस कितनी है सर? सर सेल प्राइस है 1,80,000। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, गेन होगा या लॉस होगा? सर गेन होगा। कितना? 30,000। ओके सर। कैसे एंट्री हो जाएगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? वेरी गुड सर, 1,80,000। तो लॉस? नो लॉस सर, कुछ भी लॉस नहीं है, ये तो प्रॉफिट का केस है। टू असेट सर, असेट कितना होगा? 1,00,000। और गेन कितना हो जाएगा सर? 30,000। 0 पॉइंट।
तो इस केस में भी हमने एसेट कितने से किया सर, 150 से क्रेडिट किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर क्या एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं सेम, सीपी मान लेते हैं सर सेम 2 लाख रुपए, बुक वैल्यू सर सेम मान लेते हैं 1,50,000, एंड सेल प्राइस मान लेते हैं सर 1,30,000। ठीक है सर, यहाँ गेन होगा या लॉस? सर लॉस हो गया सर, कितना लॉस हो गया सर, 20,000 के मतलब थाउजेंड्स, 20,000 रुपए का लॉस हो गया। अगेन हम एंट्री क्या करेंगे सर, कैश एंड बैंक अकाउंट कितने से लिखेंगे बताइए, कैश एंड बैंक अकाउंट कितने का बिका है सर, 1,30,000। तो यहाँ क्या लिख देंगे सर, 1 लाख, 1 लाख। सर लॉस कितने से हो गया, 20,000, राइट। बुक वैल्यू कितने से लिखेंगे सर, गेन हुआ क्या, नो सर। सर क्या समझ में आया इन दोनों को कंपेयर करने से, सर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा असेट क्रेडिट होगा कौन से वैल्यू से, तभी तो इसका लेजर क्या होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, बस ये क्वेश्चन लेते हैं और आज ओवर करते हैं। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अपने पुराने, सर वहां एक्सचेंज ऑफर लगा था, क्या लगा था, एक्सचेंज ऑफर, जिसकी बुक वैल्यू थी हमारे फर्नीचर की, ओल्ड फर्नीचर की 20,000, लेकिन सामने वाले ने वैल्यू लगाया उसका कितना, 12। तो कितने का सर प्रॉफिट हुआ या लॉस, गेन हुआ या लॉस, लॉस सर 8,000 से लॉस हो गया। हम तो हमारे बुक में दिख रहा था 20,000 वैल्यू, हम गए उसको कि भैया इसको एक्सचेंज करके नया सेट दे दो, मैंने पूछा इसकी एक्सचेंज वैल्यू कितनी लगेगी, तो हमारी उम्मीद थी 20 प्लस लगेगी, लेकिन 12 लग गई। कितनी लगी सर, 12, मतलब 8,000 का लॉस। बैलेंस अमाउंट वॉज पेड बाई इशू ऑफ चेक, हम नया सेट खरीद रहे हैं 1 लाख, उसने सामने वाले ने लिया 12,000 रुपए में हमारा पुराना सेट, तो सर हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और 88। हमेशा मोबाइल बड़ी चलन में है, अभी एक्सचेंज ऑफर, एप्पल 14 आया, 12 को लगा दो एक्सचेंज में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ न्यू हमने लिख दिया क्योंकि ये नया वाला फर्नीचर है, कितने से डेबिट हो जाएगा, 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस, सर लॉस हुआ है कितने से, 8,000। टू फर्नीचर ओल्ड, सर ये हमेशा ओल्ड फर्नीचर जो होगा वो कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होगा, बुक वैल्यू से, इसलिए इसकी बुक वैल्यू कितनी है सर, 20,000। टू बैंक अकाउंट 80, क्लियर है। चलिए आज यहीं पे कवर करते हैं, 50% पार्ट और बचा हुआ है, मंडे को कंप्लीट करेंगे। ये 7 टॉपिक्स हमने कवर किया है, ये लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। ये सब प्लीज टाइम अगर रहे तो आप प्लीज इसको सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, है ना, कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।